हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम जनरल साइंस के सेगमेंट को एक नया जो सब्जेक्ट है उसको शुरू करने वाले हैं, जो है कि केमिस्ट्री है। जो जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो किसी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो या कोई स्टेट पीसीएस हो या फिर कोई सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, इन सारे एग्ज़ाम्स में जनरल साइंस का जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। इसमें जो हमें फिज़िक्स, बायोलॉजी और जो केमिस्ट्री देखना होता है, ये इनका सिलेबस काफ़ी हद तक सेम ही होता है। इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। केमिस्ट्री में देखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन सारे टॉपिक्स को हम वन वन करके पॉइंट वाइज में उसको कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैंने अपना सब्जेक्ट चूज़ किया है वो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं हम। केमिस्ट्री को हम पहले जानते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। कोई भी एलिमेंट, कोई भी मैटर, कोई भी पार्टिकल अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन होंगे, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, कुछ उसकी बारे में उसकी कुछ स्पेशलाइजेशन होगी कि वो किस चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा, किस चीज़ के साथ वो नहीं करेगा। इन सब चीज़ों को हम किस में पढ़ते हैं? ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री का जो टर्म आया, ये किसने, हम मतलब मान लो कि बोल रहे हैं कि आखिर केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, बट हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री, किन्होंने केमिस्ट्री को इस मुकाम पे पहुंचाया? तो उनका नाम हम जानते हैं, जिनका नाम था एंटोनी लेवोजियर। इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं। जो ये एंटोनी लेवोजियर थे ना, इनको हम, इनकी अचीवमेंट क्या थी? तो हम जानते हैं इन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो प्रिंसिपल था, जो लॉ था, ये इन्होंने ही दिया था। अब हम ये भी जानेंगे आखिर इन्होंने दे तो दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पर ये है क्या? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या? इन्होंने बताया कि जो मास है ना वो हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है। कहने का मतलब ये है कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये समय के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब इसको एक आम भाषा में बेसिक में समझते हैं कि होता क्या है। मान लिया जाए कि कोई रिएक्शन हो रहा है, तो किसी एलिमेंट, किसी कंपाउंड, मतलब किसी मैटर का जो मास है वो x kg है। तो अगर वो रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा, एक ट्रांजिशन के बाद भी उसकी वेट चेंज हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, पर जो उसकी मास है आफ्टर द रिएक्शन वो x kg का x kg ही रहेगा। कहने का ये मतलब है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ पृथ्वी पे भी किसी भी पॉइंट पे अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेट मान लिया कुछ भी है, लेट्स से कि 5 kg है, तो वो यूनिवर्स के कहीं पे भी जाए उसका मास जो है ना वो सेम रहेगा। हाँ, जैसे हमने कभी पढ़ा है कि जो पृथ्वी का जो किसी इंसान का जो वेट है इससे 50 kg है, तो मार्स पे जाकर उसका वेट चेंज हो गया, तो मास चेंज नहीं होता, वो उसका वेट चेंज होता है। अगर मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि मैं 60 kg हूँ, तो ये मेरा मास नहीं है, ये मेरा वेट है। ऑल दो वेट का जो होता है, वेट होता क्या है, तो हमारा फोर्स के ऑलमोस्ट इक्वल होता है, जिसकी फोर्स की वेट हमारी न्यूटन होती है, बट फिर भी हम वेट को हम केजी में बोलते हैं। इसके पीछे की लॉजिक कुछ और है जो हम बाद में देखेंगे, बट हम बेसिक जो हमारा ये अभी देखने का मैटर है कि जो मास है वो कंजर्व्ड रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन, थ्रू आउट एनी चेंजेस इन प्रॉपर्टी और एनी कंडीशन। तो जो एंटोनी लेवोइजर थे, इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया। फिर हम आगे एक टर्म देखते हैं, मैटर। ये मैटर की होता क्या है? केमिस्ट्री की जब शुरुआत कर रहे हैं तो हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर है क्या? तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास, anything in the universe which occupies some space and have mass are known as matter। अब ये जब हम मैटर की बात कर ही रहे हैं तो हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि आखिर मैटर होते कितने टाइप के हैं। तो हमें जाननी है स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने बचपन से चीज़ें पढ़ी हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने तरीके होते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ते हैं सॉलिड होता है, फिर हम पढ़ते हैं लिक्विड होता है, फिर हम तीसरा पढ़ते हैं कि ये गैस भी होता है,
जो हम सॉलिड वाला पार्ट पढ़ते हैं इसमें हम देखेंगे कि आखिर सॉलिड में होता क्या है। सॉलिड में क्या होता है ना, किसी भी मैटर की इसकी क्या होती है, एक डेफिनिट शेप होती है और इसकी एक डेफिनिट वॉल्यूम भी होती है। कहने का मतलब यह है कि जो सॉलिड मैटर है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, यह कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर मान लो इस पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, कितना भी न्यूटन का अगर इसमें फोर्स अप्लाई करता हूँ इस सॉलिड वाले पे, तो ये कंप्रेस नहीं हो पाता। पर अगर लिक्विड की मैं बात करूँ, इसका क्या होता है कि वॉल्यूम तो डेफिनिट होता है, वॉल्यूम डेफिनिट तो होता है, बट जो शेप है वो डेफिनिट नहीं होता। अब इसको भी मैं इस तरह से समझाता हूँ कि मान लिया जाए कि हम कोई लिक्विड लेते हैं, जैसे कि वाटर ही ले लेते हैं। जो वाटर को अगर हम ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप का हो जाएगा, अगर एक बाउल में रखेंगे तो वो बाउल का शेप का हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो उसकी वॉल्यूम है वो तो फिक्स है कि हाँ ये 1 लीटर वाटर है तो 1 लीटर वाटर ही रहेगी, पर जो उसकी शेप है, मतलब ग्लास में रखा तो ग्लास की शेप की हो गई, जो बाउल में रखा तो बाउल की शेप की हो गई, तो वो जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, वो चेंजेस होते रहता है। पर अगर हम गैस की बात करें तो इसमें क्या होता है, ना ही इसकी कोई डेफिनिट शेप होती है, ना ही इसकी कोई डेफिनिट वॉल्यूम होती है। अब इसमें जैसे समझते हैं कि एग्जांपल में सॉलिड में क्या क्या चीज़ आती है, तो मान लीजिए जो हमारा वुड है, लकड़ी है, ये अपना आ जाता है। मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स को नहीं, मतलब ऐसे बोलते हैं कि हम जैसे कि हमारा कोई बार आ गया, ये हमारा इसमें आता है। लिक्विड में क्या आता है हमारा, वाटर, मैंने बताया वाटर एक लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड है, ठीक है। साथ ही अगर गैस की बात करूं तो गैस में क्या आते हैं हमारे, हाइड्रोजन गैस है, वो है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, ये सारी चीज़ें हमारी गैस में आती हैं। ये तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो 3 ही तरीके के होते हैं, ये हमें 3 ही तरीके के मैटर के बारे में पढ़ना है। पर जब आगे बढ़ेंगे ना तो इसमें हमें देखने को मिला आगे कि नहीं, मैटर जो है वो सिर्फ 3 तरीके के नहीं हैं, वो टोटल कितने तरीके के हैं, 5 तरीके के हैं। पर अब कहने का मतलब ये है कि अब 5 तरीके के मैटर हैं कौन कौन से, तो 3 तो हमने पढ़ा, फिर एक चौथा मैटर आया, प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। इसको कुछ इस तरह समझते हैं, ये क्या है, एक हाईली एनर्जाइज्ड एंड हाईली एक्साइटेड मैटर है। ये ऑब्टेन कैसे होता है, व्हेन मैटर को हीटेड अप वेरी हाई टेम्परेचर, जब हम मैटर को काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हीटअप करते हैं ना तो प्लाज्मा स्टेट जो है वो हमारा मतलब हमें मिलता है। अब हमने देखा होगा कि जो हमारे फ्लोरेसेंट ट्यूब हैं, जो CFL वगैरह हैं, उनमें हम क्या देखते हैं अक्सर कि वो इनर्ट गैस उसमें भरे जाते हैं, पर जो वो ग्लो करते हैं, इनर्ट गैस का काम क्या है कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो स्टेबल होती है, किसी भी इन्वायरमेंट में वो किसी के साथ, किसी मेटल के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। पर जो हमारा आगे का चीज़ है जो उसमें आगे देखेंगे कि आखिर वो ग्लो भी तो करता है जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी जाती है। तो जो बल्ब है हमारा, फ्लोरेसेंट जो बल्ब है, जैसे हम CFL वगैरह भी कहते हैं, वो आखिर वो ग्लो करता था, कारण क्या है, तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी जाती है और वो अंदर का जो इन्वायरमेंट है, जब वो स्टेट जो मैटर है वो जब हीटअप होता है तो एक वो आयनाइज्ड फॉर्म बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इस आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस। ये जो प्लाज्मा है ना वो आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस।
कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इसमें दी जाती है तो क्या है कि ए आयोनाइज फॉर्म ऑफ गैस बन जाता है, और ये ग्लो, ये जो चमक आती है जो लाइट्स में जो देखने को मिलती है, जिससे लाइट जो प्रकाश जो प्रकाशित होती है, लाइट जो ग्लो करती है, ये इसके वजह से होती है। तो प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जिसके वजह से हमारा ये चीज़ें हमें जानने को मिली। अब मैंने बताया था टोटल कि नहीं, हम तो 3 तो पढ़ा था, बट मैंने क्या बोला कि हमारे पास 3 नहीं बल्कि 5 होते हैं। फिर एक आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, तो ये कौन सा है हमारा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसमें हुआ क्या कि 1920 में कौन थे, सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस ने कहा कि एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होता है, जिन्होंने उनको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बताया कि कंडेंसेट फॉर्म में होता है कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करता है हमारे यूनिवर्स में। तो इनकी बात वो क्या जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे जो उस टाइम पे, तो इन्होंने क्या किया कि इसको टेस्ट किया और उन्होंने ये पाया कि जो बोस जो थियोरी दे रहे हैं कि हाँ एक फिफ्थ स्टेट होता है, ये एग्जिस्ट करता है। तो आखिर पहले ये जानने की ज़रूरत थी कि इनकी ये जो आखिर जो ये था ये इसमें है क्या। तो ये बताया गया कि जब मैटर को ना सुपर कूल्ड किया गया, सुपर कूल्ड मैटर ऑफ लो डेंसिटी, ठीक है, इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं कि ये अब कहने का है कि ये सुपर कोल्ड स्टेट है क्या। तो इस तरह समझते हैं कि जब मैटर को ना जो लोअर डेंसिटी के जब मैटर थे उनको जब जो सबसे एक्सट्रीम मतलब सुपर कूल सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पर उनको जब उसको टेम्परेचर को ले जाया गया, तो उसको एक नया जो था ना वो हमें एक नया स्टेट ऑफ मैटर देखने को मिला। तो हमने क्या कहा कि ये जो हमारा बोस आइंस्टाइन है ना, यह एक कंडेंसेट फॉर्म हो गया गैस का, कंडेंसेट फॉर्म ऑफ गैस। तो फिफ्थ स्टेट बताया किसने, सत्येंद्र नाथ बोस ने किया कि हाँ एक सुपर कोल्ड स्टेट ऑफ द लो डेंसिटी पे किया जाए तो हमें गैस का एक कंडेंसेट फॉर्म मिलेगा। जब गैसेस को जब सुपर कोल्ड स्टेट में लोएस्ट डेंसिटी पे जब किया गया हीटअप, तो एक नया मैटर मिला जिसके बारे में इन्होंने हमें बताया। इस सब चीज़ों के बारे में तो हमने देखा कि हाँ इसको कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी थी, क्या क्या हमें देखने को मिली, यहाँ पे जो स्टेट्स ऑफ मैटर थे टोटल कितने टाइप के बने, ये भी हमने सब कुछ देखा। अब आगे देखते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, जो फैक्ट्स मतलब क्या क्या हमें चीज़ें देखनी हैं उसके बारे में हम देखेंगे और कवर अप करेंगे। फिर एक टर्म आता है ब्राउनियन मूवमेंट। अब ये ब्राउनियन मूवमेंट है क्या, हमने अक्सर घरों में या कहीं पे भी जब देखते हैं सनलाइट पड़ती है या टॉर्च का जब फोकस जलाते हैं तो उसमें हमें क्या देखते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो तैरते हुए नज़र आते हैं हमें एटमॉस्फेयर में, हमें इस एटमॉस्फेयर में वो तैरते हुए नज़र आते हैं। तो वो है क्या, तो उसको इस तरह से बोलते हैं द जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड। अभी फ्लूइड जो है ना वो कुछ भी हो सकता है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि इधर अ लिक्विड और गैस। ये जो जिगजैग मूवमेंट होता है ना इसी को हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। मैंने बताया ना जब टॉर्च जब जलाते हैं या कोई सनलाइट जब पड़ता है किसी चीज़ पर देखने में मिलता है कि कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो उसमें तैरते हुए नजर आते हैं, जो जिगजैग मूवमेंट कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये एक मूवमेंट को इन्होंने नाम दिया, जो ब्राउनियन साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि ये एक ब्राउनियन मोशन, ये ब्राउनियन मूवमेंट इन्होंने इसको टर्म दिया। इसके साथ कुछ फैक्ट्स हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ना ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा
ब्राउनियन मोशन भी इंक्रीज, मतलब इसको बोल सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ब्राउनियन मोशन, जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो भी इंक्रीज करेगा। जब इसमें ना हम आगे देखेंगे कि ये तो मैंने बताया कि हाँ डेंसिटी जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस में सॉलिड की ज़्यादा होती है, पर इसमें ना एक एक्सेप्शन आ जाता है हमारा। अब जब आइस की बात करते हैं, आइस मतलब जो बर्फ़ होता है उसकी बात करते हैं, तो उसकी डेंसिटी जो होती है ना वो पानी की डेंसिटी से काफ़ी कम होती है। तभी तो हम देखते हैं कि जब पानी को अगर हम पानी में अगर बर्फ़ को डालते हैं तो बर्फ़ जो है ऊपर वो फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। पानी में कभी भी बर्फ़ डूबता नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, और एक साथ में इसकी बॉयंसी की भी कॉन्सेप्ट आती है, जो हम आगे अगर कंटिन्यू जब फिजिक्स करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। इसमें एक मैंने बताया दो, इसकी क्या है, डेंसिटी ऑफ आइस सॉलिड है वो लेस हो गई किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर की। तो जो ये डेंसिटी का मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में किस एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही हैं, पर यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट फेल हो गया क्योंकि आइस की डेंसिटी कम हो गई पानी के मुकाबले। फिर एक टर्म आता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। खैर कंप्रेसिबिलिटी का तो बाद में देखेंगे, इसी के तहत हम क्या करते हैं, कुछ फैक्ट्स जो है ना उनको देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वाटर की डेंसिटी, वाटर की जो डेंसिटी है वो कौन से टेम्परेचर पे मैक्सिमम होती है। तो ये जानते हैं कि 4 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्स होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो पानी की डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको अगर कुछ एक फ्लो से समझते हैं कि अगर मान लिया कि पानी, अभी जो टेम्परेचर है पानी का 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और ये जाना कहाँ है, इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाना है। तब इसके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें मान लो डेंसिटी, जो पानी की डेंसिटी यहाँ से यहाँ इस टेम्परेचर पे जा रहा है, तो पानी की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी। मैंने बताया ना कि जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये 4 डिग्री है तो इधर मान लिया गया हमारा, आगे बढ़ते बढ़ते कई डिग्री चले गए, यहाँ से क्या है, ये पॉजिटिव एरिया हो गया, ये हमारा नेगेटिव एरिया से आते हुए पहले क्या हुआ, यहाँ पे हमारा 0 आया, फिर आगे बढ़ते 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 4 डिग्री आया। मतलब क्या है कि जब इधर से हम जा रहे हैं तो 4 डिग्री तक हमारी जो डेंसिटी है वो क्या कर रही है, इनक्रीज़ कर रही है, और 4 से जब इधर बढ़ रहे हैं हम तो डेंसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि 4 डिग्री पे जो है ना पानी की डेंसिटी तो मैक्सिमम है, पर जब अगर नेगेटिव साइड से जब आ रही है कोई डिजिट 4 तक पहुंचने के लिए 0 से होते हुए तो इंक्रीज़ करेगी डेंसिटी, और यहाँ पे आके मैक्स हो जाएगी। यहाँ पे जब मैक्स हो गई तो इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे 4 के बाद पॉजिटिव साइड में तो डेंसिटी क्या है, डिक्रीज़ करेगी। मैंने पूछा था कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी क्या होगी पानी की, तो 20 डिग्री को ऐसे समझते हैं, ये 20 डिग्री है, यहाँ पे 10 डिग्री होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अगर मैं इधर आ रहा हूँ क्या हो रहा है, डेंसिटी मेरा इंक्रीज़ करेगा, कर रहा है ना। अगर मैं इधर आते जाऊँगा इंक्रीज़ करते करते आएगा, और यहाँ पे क्या आकर मैक्स हो जाएगा। पर अगर मैं ये पूछता अगर कि लेट से 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो डेंसिटी अब इधर हम पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 14 क्या 4 के बाद ही आ रहा है ना, तो इसकी भी डेंसिटी क्या होगी, ये डिक्रीज़ करेगी। ये जो पॉइंट है ये कई बार किसी इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है या एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पानी की जो डेंसिटी होती है किस डिग्री कौन से टेम्परेचर पे पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। 0 डिग्री पे क्या है कि तो बर्फ़ बन जाता है, तो उस टाइम में क्या हुआ मैंने बताया कि तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, वो तो पानी से भी कम हो जाती है। इसलिए 0 डिग्री पे क्या है कि पानी की डेंसिटी वो नहीं होती है मैक्सिमम या मिनिमम, जो हमारी डेंसिटी जो मैक्स होती है वो होती है 4 डिग्री टेम्परेचर पे। ये सब चीज़ हमने देखी, डेंसिटी देखा, काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी देख लिया हमने। फिर आगे हमारा टर्म आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को समझते हैं कि आखिर कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी को, मतलब अगर प्रेस करना किसी मैटर को, किसी
पार्टिकल को अगर प्रेस किया जाता है, अगर वो प्रेस्ड हो जा रहा है तो वो कंप्रेसिबल है, अगर नहीं होता तो वो कंप्रेसिबल नहीं है। आइडियल केस में बात करते हैं तो जो हमारा सॉलिड है वो कंप्रेस्ड नहीं होता, क्योंकि वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होता है। मैंने बताया था ना कि वो काफ़ी टाइटली पैक्ड उसमें एटम्स होते हैं और पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए वो कंप्रेस नहीं होता। तो कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कंप्रेसिबिलिटी होता है, सॉलिड का सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी होता है। फिर आता है हमारा लिक्विड, वो काफ़ी थोड़ा सा कंप्रेसिबल होता है। फिर आता है हमारा गैस। इस तरीके से हम देखते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी का जो फैक्टर है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फिर आगे को हम अगर कंटिन्यू करेंगे तो ये कंप्रेसिबिलिटी वाला टर्म तो हमने देखा, साथ ही डेंसिटी वाला फैक्टर भी हमने देखा यहाँ पे। उसके बाद से क्या बताया हमारा जो आने वाले जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उसमें हम देखेंगे क्या कंप्रेस्ड गैसेस जो होते हैं ना, अपकमिंग जो लेक्चर, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद जो लेने वाला हूँ उसमें मैं देखूँगा, बताऊँगा आप लोगों को कंप्रेस्ड गैसेज जो हमारे एलपीजी हैं, जो हमारे एलएनजी गैसेज है, जो हमारे सीएनजी गैसेज हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, कौन से स्टेट में, कौन से टाइप में वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर में, हमारे इन्वायरमेंट में, और उनका यूज क्या है, उनकी जो स्मेल आती है वो किस गैस की वजह से आती है, क्या क्या रीजंस हैं, या कि मीथेन वगैरह भी जो गैसेज हैं इनके बारे में मैं अपने अपकमिंग लेक्चर में आपको बताऊंगा। तब तक आप इसको गो थ्रू करें और अपने अपकमिंग एग्ज़ाम की और बेहतर से तैयारी करते रहें।